मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। नमस्कार, आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे 14 वर्ष पूर्ण और 15वें वर्ष में प्रवेश के अवसर पर सजाए गए, सुसज्जित किए गए, परिकल्पना किए गए इस विशेष मंच जिसका शीर्षक है, टाइटल है, मैं मथुरा हूँ। मैं रसखान हूँ, मैं हरदास हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं कंसों का संहारक हूँ, मैं मथुरा हूँ। वो मथुरा जो अपना एक विशिष्ट स्थान रखती है इस पूरे विश्व में। इसको कहा जा सकता है कि विश्व की आध्यात्मिक व धार्मिक नगरी, राजधानी मथुरा। और उस मथुरा में आज से कई वर्ष पहले, वर्ष 2003 27 जून को स्थापना की गई नियो न्यूज़ की, और उसी नियो न्यूज़ के 14 वर्ष पूर्ण हुए हैं। ये सब आप ही लोगों का मार्गदर्शन व संबल रहा, इसका हार्दिक आभार। और इस 15वें वर्ष के अवसर पर हमारा ये विशेष कार्यक्रम मैं मथुरा हूँ, जिसमें हम आमंत्रित कर रहे हैं अलग अलग मेहमानों को, और उन मेहमानों से हम सीधे तौर पर बातचीत करना चाहते हैं, कुछ मुद्दे तलाशना चाहते हैं, मथुरा की बात करना चाहते हैं, अपनी बात करना चाहते हैं। तो अभी इसी क्रम में एक छोटा सा बस संशोधन है कि हमारे अतिथि स्वाभाविक रूप से वो एक नेशनल लीडरशिप से जुड़े हुए हैं, तो मथुरा उससे अछूती नहीं है, लेकिन सीधे तौर पर उनका वास्ता मथुरा की स्थानीय राजनीति से नहीं है। लेकिन इस सब के बावजूद फ़िलहाल वो देश की मीडिया और विशेषकर सोशल मीडिया में बहुचर्चित हैं। तहसीन पूनावाला साहब आज हमारे मध्य साथ में रहेंगे, और एक सबसे बड़ी उनकी अगर इस समय पहचान बताई जाए, पहचान के मोहताज नहीं है, लेकिन एक किसी व्यक्ति से संबंधित जो चल रहा हो उसे कोरिलेट कर देने की बात अगर करें तो ईवीएम में खोट है। ईवीएम में कुछ ऐसा है जो हर वोट कमल की तरफ चला जाता है। इस मुद्दे को मुखरता से तहसीन पूनावाला साहब ने अभी हाल में उठाया, तो मैं स्वागत करूंगा अपने मंच पर तहसीन पूनावाला साहब का, और इसके साथ साथ इस देश के जाने माने पत्रकार और इंडिया वॉइस न्यूज़ चैनल के सीईओ व एडिटर इन चीफ अनिरुद्ध सिंह साहब का। मैं चाहूँगा दोनों ही गेस्ट एक साथ मंच पर आए। अनिरुद्ध सिंह साहब बातचीत को आगे बढ़ाएंगे तहसीन पूनावाला साहब के साथ। तो तहसीन पूनावाला साहब, बहुत बहुत स्वागत। आगे की बागडोर अनिरुद्ध सिंह जी के लिए। शुक्रिया अनूप जी, बड़ी जिम्मेदारी देने के लिए। सबसे पहले मैं मथुरा की धरती को नमन करता हूं और आप सभी लोगों का अभिनंदन करता हूं। जिस धरती पर हम बैठे हैं वहां से बातचीत करने पर किसी भी चर्चा का अर्थ बहुत ही व्यापक हो जाता है। मेरे साथ रेनाउंड एंटरप्रेन्योर और एक्टिविस्ट तहसीन पूनावाला जी हैं। आप पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी हैं। हम आपसे राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगे। चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बहुत ही महत्वपूर्ण विषय आपने इलेक्शन कमीशन के सामने उठाया था, ईवीएम को लेकर के, लेकिन वो मुद्दा भी कहीं गया हुआ लगता है खो गया है। आखिर क्या चल रहा है उसमें इस समय? सबसे पहले तो जय श्री कृष्णा, और आप सभी को बहुत बहुत अभिनंदन। देखिए, ईवीएम का मसला ऐसा है कि ये एक बहुत पेचीदा मसला है, और दुर्भाग्य की बात यह है कि इलेक्शन कमीशन जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो ट्रांसपेरेंसी से काम नहीं कर रही है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ। हमने बहुत ही बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। बड़ा आरोप लगा रहा हूँ। हमने पिटीशन की, इलेक्शन कमीशन ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई। मैं उस मीटिंग में, मुझे सौभाग्य मिला उस मीटिंग में, मैं उस मीटिंग में था। लेकिन जो बुनियादी सवाल है ईवीएम को लेकर, उसको एड्रेस नहीं किया जा रहा है।
और बार बार जो गोल पोस्ट है इलेक्शन कमीशन उसे चेंज कर रहा है। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा कि ईवीएम हैक हो ही नहीं सकते, आप हमें सबूत दीजिए। जब हमने सबूत दिया, जब मैंने पूना के सबूत दिए जहाँ से मैं आता हूँ कि कहाँ गड़बड़ी हुई थी, जहाँ उत्तर प्रदेश के कुछ सबूत आए हमारे पास, जहाँ बॉम्बे हाई कोर्ट और माननीय उत्तराखंड हाई कोर्ट ने ईवीएम्स को सीज किया और फोरेंसिक्स की जांच के आदेश दिए, जब हमने उस सबूत को रखा तब इलेक्शन कमीशन ने गोल पोस्ट चेंज किया और कहा अब आप बताइए जो मशीन है उसमें हैकिंग कैसा हुआ है। सवाल वो नहीं है हैकिंग कैसे हुआ है, वो कैसे कोई बताए, हैक हो सकता है या नहीं, ये बुनियादी सवाल है। इलेक्शन कमीशन ने आप सबके सामने एक मौका दिया, सभी पार्टियों से कहा कि आप लोग आइए और मशीन्स को हैक करके दिखाइए, तो आखिर उस मौके को आप लोगों ने क्यों नहीं बुलाया? केजरीवाल साहब भी गए, मायावती जी भी गई, कांग्रेस भी गई, लेकिन कोई भी इस मौके को अपने दावे के रूप में बदल नहीं पाया, ऐसा क्यों हुआ? तो मैं आपको एक बात क्लैरिफाई कर दूं, आपको जनता को, यही एक इलेक्शन कमीशन का एक प्रोपेगेंडा हो गया है, सरकार का, इलेक्शन कमीशन का, सबका एक प्रोपेगेंडा हो गया है। कोई मौका नहीं दिया गया। ये जो ये कहते बार बार चैलेंज दिया, चैलेंज क्या था? आप मशीन, हम आपको मशीन दिखाएंगे, आप नहीं आपके कोई टूल्स लाएंगे, ना ही आप मशीन को हाथ लगाएंगे, आप हमें बताएंगे कौन से बटन दबाना, उससे आप हैक कीजिए। मशीन हैक करने के अलग अलग तरीके होते हैं। मदरबोर्ड चेंज करना, कॉम्बिनेशन की से हैक करना, कुछ जो लॉक की है और मेमोरी की है उससे सोर्स कोड निकाल कर चेंज करना, ये अलग अलग तरीके हैं, ये डेमोन्स्ट्रेट किए गए। आप अगर हमें कहेंगे, आप मुझे कहेंगे मेरा फ़ोन वहाँ पर है, आप इसे हैक कीजिए, लेकिन मैं आपको फ़ोन छूने की अनुमति नहीं दूंगा। आप मेरे फ़ोन पे आप मुझे बताइए कौन से बटन दबाना, बटन मैं दबाऊंगा और आप बताइए कैसे हैक होता। ये थोड़ी ना हैकिंग हुआ। तो ये एक चीज़ इलेक्शन कमीशन ने हैकिंग चैलेंज नहीं किया, खुद इसे बाद में प्रेस रिलीज में उसने। अब इसके बाद फिर आपका आगे का रास्ता क्या होगा जब इलेक्शन कमीशन आपकी बात नहीं मान रहा है? और इसको थोड़ा सा आगे मैं सवाल को बढ़ा देता हूँ कि अगर इसको माना जाए, अगर सही आपके दावे को सही मान लिया जाए, तो क्या पूरे देश में 2014 में जो हार हुई और इसके बाद अभी जो चुनाव हुए, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे उत्तराखंड हो या मणिपुर की बात करें, तो क्या ये माना जाए कि फिर वो भारतीय जनता पार्टी की जीत को आप नकार रहे हैं और अपनी कमियों को छुपा रहे हैं, अगर इसको थोड़ा इस तरीके से देखा जाए तो? राज्यसभा में एक प्रस्ताव रखा गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रवक्ता है और जो लीडर्स है कहते पंजाब में फिर कांग्रेस किस तरह से जीती, तो आप पंजाब बैलेट पे करा दीजिए, उत्तर प्रदेश फिर से बैलेट पे करा दीजिए, देखिए रिजल्ट क्या होता है। जिन देशों में कांग्रेस तो जीती ना पंजाब में, एग्जैक्टली, तो आप फिर से बैलेट करा दीजिए। चोर भी हर जगह चोरी नहीं करता, वरना पकड़े जाएगा। अगर पंजाब में भारतीय जनता पार्टी जीतती तो पकड़े जाती, लेकिन मणिपुर में किया है उन्होंने, वोट परसेंटेज बढ़ाया है। दूसरी चीज़, अगर ये चाहते हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये नहीं हो सकता, तो जो सवाल हम इलेक्शन कमीशन के सामने रख रहे हैं वो सवाल सबसे पहले अडवाणी जी के माध्यम से जीवीएल नरसिम्हा राव, जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता थे, उन्होंने रेस किया, इस पर किताब लिखी, सुप्रीम कोर्ट सुब्रमण्यम स्वामी गए, उनके पिटीशन पे वीवीपैट निकला है। और हैक हो सकता है या नहीं हो सकता ये सवाल अब खत्म हो चुका है, क्योंकि इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में जजमेंट में कहा है कि द ईवीएम इज़ नॉट टैम्पर प्रूफ, इसलिए वीवीपैट ज़रूरी है। जब वो जजमेंट हो चुका है, आप फिर से क्यों सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में जा रहे हो? ये सुप्रीम कोर्ट ने माना है। जो फैक्ट्स, जो तथ्य आज हम रख रहे हैं, वो तथ्य सुप्रीम कोर्ट के सामने, माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने थी। चीफ जस्टिस ने ये आदेश दिया है, आप आदेश का पालन कीजिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात ये है, और यहाँ जनता से कुछ पूछना चाहिए, जो देश ये सॉफ्टवेयर बनाते हैं, अमेरिका और जापान, वो क्यों इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं करते? हमारी इलेक्शन कमीशन से एक ही मांग है। आप कहते हो आपके ईवीएम टैम्पर प्रूफ है, हम बड़ा गर्व है हमें कि हिंदुस्तान में ऐसी टेक्नोलॉजी बनी है, लेकिन टेक्नोलॉजी हिंदुस्तान में नहीं बनी है, अमेरिका और जापान से इंपोर्ट होती है। आप अमेरिका के सर्टिफाइड हैकर्स, मैं उन्हें देता हूँ, जापान के सर्टिफाइड हैकर्स, दुनिया भर के सर्टिफाइड हैकर्स को बुलाइए, आप सारे राजनीतिक दल को बुलाइए, आप सारी मीडिया को बुलाए और एक ट्रांसपेरेंट चैलेंज कीजिए। और ये कंडीशंस मत रखिए कि आप मेरे ईवीएम को हाथ नहीं लगा सकते। मैं आपको बताता हूँ, जब हम ईवीएम को हैक करने की कोशिश करते हैं, जो पीएसयू है बेल, उससे हमें लीगल नोटिस मिलती है, आप ईवीएम को हाथ नहीं लगा सकते। ईवीएम के मालिक कौन है? इलेक्शन कमीशन है या पीएसयू है? तो इलेक्शन कमीशन कहता है आप हैक कीजिए, वहां से लीगल नोटिस आती है, आप हैक नहीं कर सकते। ये जो गेम है ये बंद होनी चाहिए। पूनावाला साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, इस सुप्रीम कोर्ट के आप डिसीजन की बात कर रहे हैं, 2013 में आया था, एंड दैट वाज नॉट मैंडेटरी ऑर्डर, वो आज्ञापक आदेश नहीं था, और वो एक व्यू था, मे भी मे नॉट भी। आपने 14 का चुनाव जब कराया
उस समय कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने उसको क्यों अख्तियार नहीं किया? क्यों उन्होंने बीजेपी को जीतने के लिए ये हथियार दे दिया? क्या कांग्रेस इससे पहले इसी मशीन से जीतती रही थी? क्या दिल्ली में जो केजरीवाल महोदय हैं वो इसी मशीन की वजह से जीते थे, या अन्य राज्यों में इसी मशीन की वजह से जीते थे? या फिर मैं ये समझूं कि वो हैकर्स जो हैं 2014 के चुनाव में आपने अपने लिए कांग्रेस ने अपने लिए बुलाए थे और वो बीजेपी के लिए काम कर गए? या मैं ये समझूं कि यूपी में समाजवादी ने बुलाए थे और वो बीजेपी के लिए काम कर गए? या मैं ये समझूं कि वो दिल्ली में इन्होंने बुलाए थे, बीजेपी वालों ने बुलाए थे और वो केजरीवाल के लिए काम कर गए? क्या समझूं साहब, ये समझ में नहीं आती है। तो मैं आपको समझा देता हूँ सर। समझाइए। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा, लेकिन सर आप तो बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, आप तो ये जानते हैं सर सुप्रीम कोर्ट की चू भी मैंडेटरी होती है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को आप इतने आसानी से ले लेते कि ये तो सिर्फ सजेशन था, ये तो मैं पहली बार सुना हूँ। ये एक रिटन जजमेंट है सर 2013 का, मैं पिटिशनर हूँ इस केस में। मैंने ये कहा कि व्हाई दैट नॉट हैज बीन फॉलोड बाय द कांग्रेस गवर्नमेंट। सर प्लीज, मैंने आपको नहीं रोका। अब लेट्स बी, आप जवाब सुन लीजिए। जवाब सुन लीजिए। सवाल आपने किया। तो सर पहली बात जो आपने कही कि सुप्रीम कोर्ट का ये जजमेंट मैंडेटरी नहीं था, मैं आपको रिटन ऑर्डर भेज दूंगा सर। चीफ जस्टिस का रिटन ऑर्डर था। तो सुप्रीम कोर्ट, यहाँ पर जितने भी लोग हैं सर, आप वकील हैं, सुप्रीम कोर्ट आदेश करता है, ये मैंडेटरी होता है, पहली बात। दूसरी बात, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि कौन सी सरकार ने मशीन मंगाई। सर मैं आपको बता दूं, अब तक, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं है मोदी जी के शासन में कब तक, लेकिन अब तक एटलीस्ट ऑन पेपर इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। तो जब आप सवाल पूछते हैं क्या बीजेपी सरकार ने मशीन मंगाई दिल्ली में और केजरीवाल साहब जीत गए, आपको बता दूं ये मशीन मंगाने वाली स्टेट इलेक्शन कमीशन और सेंट्रल इलेक्शन कमीशन होती है, इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, एटलीस्ट ऑन द फेस ऑफ इट। अब जो आप सब, तो ये जो सवाल है आप इलेक्शन कमीशन से पूछिए। तीसरा सवाल, चाहे वो कांग्रेस जीती चाहे वो भाजपा जीती, ये लड़ाई 2009 से चली आ रही है। ये लड़ाई लड़ने वाली सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी थी। अडवाणी जी ने किताब, जीवीएल नरसिम्हा राव की किताब पे फॉरवर्ड लिखा, वीवी राव ने पिटीशन डाला सुप्रीम कोर्ट में, सुब्रमण्यम स्वामी जी ने डाला, और हरि प्रसाद जो मेरे दोस्त हैं उसको अरेस्ट किया गया। मुद्दा ये नहीं है कि किसने मुद्दा उठाया, मुद्दा है आज सारे राजनीतिक दल इंक्लूडिंग बीजेपी इस पर चिंता प्रकट कर चुके हैं। तो क्या एक इंडिपेंडेंट बॉडी इलेक्शन कमीशन जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या इसका कर्तव्य यह है कि उस जो सवाल उठते उसे क्लियर करे या और सवालों में हमें उलझाए? सवाल ये उठता है, सवाल ट्रांसपेरेंसी का है। डेमोक्रेसी का बेडरॉक, डेमोक्रेसी का फाउंडेशन होता है ट्रांसपेरेंसी। जब आप ट्रांसपेरेंसी के सवाल से भागते हो और कहते हो हिंदुस्तान में ये हो ही नहीं सकता, तब आप सवालों के जवाब नहीं दे रहे हो। कैसे नहीं हो सकता हम आपको दिखाने के लिए तैयार है, हम आपको सबूत दे रहे, और जब हम आपको सबूत देते हैं आप हरिप्रसाद को अरेस्ट करते हो, आप मुझे लीगल नोटिस भेजते हो, आप चैलेंज में कहते हो आप हैक कीजिए लेकिन आपके टूल्स मत लाइए, हमारे मशीन को हाथ मत लगाइए। किस तरह से हम हैक करें? फिर आप कहते हैं हमने चैलेंज दिया आपको। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठते हैं। एक ऐसा मुद्दा है जब अलग अलग समय पर अलग अलग राजनीतिक दलों ने अपने अपने हिसाब से इस पर सवाल उठाए और अपने अपने हिसाब से जवाब दिए। अनूप जी कोई सवाल करना? अनिरुद्ध भाई बस एक सवाल, पूना वाला साहब, इसमें परसेप्शन का डेफिनेटली अंतर नज़र आता है। हर व्यक्ति है यहाँ पर, खासतौर से पॉलिटिकल पार्टी, जब एक बड़ी वॉर चल रही है इस पूरे देश में, देखने को मिल रहा है कि अस्तित्व के संकट से पॉलिटिकल पार्टीज जूझने लग गई हैं। ये नारा जब दे दिया अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने कि कांग्रेस मुक्त भारत, तो डेफिनेटली अब परसेप्शन की पॉलिटिक्स इस समय सामने आ रही है। अब यही ईवीएम उन्हें अच्छी लगती है, आपको बुरी लगती है, ये अलग अलग बात है। आडवाणी जी इसको लेकर सवाल उठा चुके थे, लेकिन इन सब चीज़ों के बाद इसमें बहुत इलास्टिक की तरह खिंच चुकी हैं चीज़ें। अभी एक नया अपडेट है जो मैं देख रहा था, इलेक्शन कमीशन ने कानून मंत्रालय को अपनी तरफ से ये चिट्ठी लिखी है कि क्यों ना जिन लोगों ने सवाल उठाए थे उन पर लीगल एक्शन लिया जाए। मुझे नोटिस मिली है। नहीं, नोटिस इज अनदर प्रोसेस। वो तो ईसीआई ने अपनी उस पे कर लिया है। नहीं दिया, पीएसयू ने दिया है। पीएसयू ने दिया। अभी कानून मंत्रालय को फिर से सिफारिश की गई है, इसको किस तरीके से देखेंगे? क्या डेमोक्रेसी में इस तरह से चलना चाहिए? क्या डेमोक्रेसी का हॉलमार्क है सवाल उठाना? बिना सवाल के आप किस तरह से डेमोक्रेसी को कायम रखोगे? आप पत्रकार हो सर, आप पत्रकार हो। मध्य प्रदेश में जो हादसा हुआ,
आपने देखा डीएम ने किस तरह से पत्रकारों को धमकाया जब से भाजपा के वीवीपैट में चिट्ठियां निकल रही थी, स्लिप निकल रही थी। आप सवाल पूछने से लोगों को रोकोगे तो डेमोक्रेसी, लोकतंत्र, जमहूरियत आगे कैसे बढ़ेगी? इलेक्शन कमीशन एक पब्लिक बॉडी है, उसे पावर मिलता है संविधान से। संविधान के पहले शब्द क्या है? वी द पीपल। वी द पीपल, हम लोगों को संविधान ने अधिकार दिया है सवाल पूछे, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, सुप्रीम कोर्ट है, माननीय प्रधानमंत्री हो, माननीय राष्ट्रपति हो। हमें वी द पीपल संविधान अधिकार देता है, वही संविधान इलेक्शन कमीशन को अधिकार देता है। कहां से आप इस वी द पीपल को तोड़ोगे? अगर आप वी द पीपल को ही निकाल दोगे, संविधान नहीं बचेगा सर। वी द पीपल को अधिकार है सवाल पूछने का और आपको जवाब देना होगा। तहसीन भाई, इसमें साफ तौर पर आपकी बात सामने आई, लेकिन आपने कहा कि क्या यही डेमोक्रेसी है? तो यही डेमोक्रेसी है कि अब आप जाकर के पूरा जो संघीय हमारा ढांचा है और उस ढांचे को चलाने वाले जो आवश्यक तत्व हैं उन पे सीधे सीधे आरोप लगा दे। ईसीआई को लेकर के कटघरे में खड़ा करना, तब जबकि ईसीआई एक इंडिपेंडेंट बॉडी है और इस देश के सबसे बड़े लोकतांत्रिक प्रक्रिया का संचालन करती है, ये सरकार पर नहीं ईसीआई पर आपका एलिगेशन है। बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया, क्योंकि मेरा ये मानना है कोई भी जमहूरियत में, लोकतंत्र में कोई भी अबाउ क्वेश्चनिंग नहीं है। सब लोगों से सवाल पूछना चाहिए। और मैं आपसे 3 चीज़ कहता हूँ, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा ऑडियंस के लिए। ये जो ईवीएम है, ये स्टोर कहाँ पर होती है? ये स्टोर होती है गोडाउन में। इसका प्रोसीजर आप लोगों के सामने ट्रांसपेरेंट कर दीजिए। क्या दिक्कत है? ये इलेक्शन कितने समय होता है? 8 लाख ईवीएम है। इलेक्शन कितने समय होता है? बाकी एक स्टोर कहाँ है? ये किसकी जिम्मेदारी है? वही प्रशासन की जो सरकार में है, वही पुलिस वाले जो सरकार में, वही कलेक्टर जो अपने सरकार के लिए पर निर्भर है प्रमोशन के लिए। हम ईसीआई से क्या कहते हैं? आप इंडिपेंडेंट बॉडी हो, हम आपका सम्मान करते हैं। क्यों ना सरकार, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, पार्लियामेंट 1% ऑफ द जीडीपी, आज हमारी जीडीपी $2 ट्रिलियन की, 1% ऑफ द जीडीपी इलेक्शन कमीशन को दे दे। वो अपने कार्यकर्ता रखे, अपनी पुलिस फोर्स रखे, अपने लोग रखे, अपने टेक्नीशियंस रखे जो इन ईवीएम्स की देखभाल करे। क्यों आप सरकार पर निर्भर करते हो? वो सरकार जो आपका प्रमोशन डिसाइड करती है, जो आपका ट्रांसफर डिसाइड करती है, क्यों आप उन पर निर्भर करते हो? पहली सवाल। दूसरा सवाल, आप ये ईवीएम्स को ट्रांसपोर्ट किस तरह से करते हो? मेरे आरटीआई का जवाब में ईसीआई कहती है हम निजी व्हीकल्स में करते हैं। साहब, आप और मैं जानते हैं आज निजी व्हीकल्स में आप करोगे, आपने एक स्क्रू भी चेंज कर दिया बिना देखे तो ईवीएम में गड़बड़ हो सकती है। क्यों आप निजी व्हीकल्स, क्यों आप आपके व्हीकल्स नहीं खरीदते? तीसरा सवाल, ईसीआई ने सुप्रीम कोर्ट में माना है 15 साल से ज्यादा ईवीएम की लाइफ नहीं है। पहली बार ईवीएम आए 89 में, लेकिन 92 से ये एक वो हो चुके हैं। हाँ, जब जो पहले जनरेशन के ईवीएम्स है वो कहां गए, किस तरह से डिस्पोज हुए, कहां डिस्पोज हुए, किसे मिले, ये सवाल का जवाब नहीं देते। ये तो आप जानते होंगे सर। हम आरटीआई डालते वो जवाब नहीं देते। क्या कोई, एक सेकंड सर, सॉरी एक सेकंड, क्या कोई प्राइवेट सिटीजन ने उस ईवीएम को ले लिया है? किस तरह से आपने उसे डिस्पोज किया है? कहां है? 4000 ईवीएम। सर, मुझ पे भरोसा मत कीजिए, आपके पास गूगल है, यहां पर 4G है, डिजिटल इंडिया कहते हैं मोदी जी, गूगल कीजिए। 4000 ईवीएम विजयवाड़ा में कबाड़ वाला के पास मिले, कबाड़ी वाला के पास, रड्डी वाला के पास 4000 ईवीएम। क्या किया उन्होंने उसका? क्यों थे उनके पास? ये तो क्या एक्शन लिया गया उन सरकारी अधिकारियों पे? कोई जवाब नहीं। जो वार्ता है आप सवाल पूछो तो आपको लीगल नोटिस भेजते हैं। और इसमें हमारे बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष इंद्र कुमार वशिष्ठ भी कुछ पूछना चाह रहे हैं। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा। पूनावाले जी, मैं आपसे ये क्वेश्चन करना चाहता हूँ। आप ही नेगेटिव बोल रहे हैं। अभी आपने ये कहा जो डेमोक्रेसी होती है, जो सरकार होती है, उसके अंडर में होती है और जैसा चाहे वो इलेक्शन कराते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है कि सत्ता में आप हैं और डेमोक्रेसी जो अफसर है आपके अंडर में, मैं चुनाव जीत जाता हूँ, तब ईवीएम कहाँ जाती है? बहुत अच्छा सवाल पूछा सर। सर, मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। डेमोक्रेसी किसी सरकार की मोहताज नहीं होनी चाहिए, किसी कोर्ट की मोहताज नहीं होनी चाहिए। डेमोक्रेसी सिर्फ हम जनता की मोहताज होनी चाहिए, क्योंकि मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, संविधान के पहले शब्द है वी द पीपल। जब महात्मा गांधी, बाबा साहेब आम्बेडकर, नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद जी, हमारी फाउंडिंग फादर्स बैठे संविधान लिखने के लिए, नेहरू जी नहीं थे, जो प्रधानमंत्री थे, वी द पीपल रखा था। पहला शब्द ना भगवान रखा था, ना कोर्ट रखा था, ना अल्लाह रखा था, ना प्रधानमंत्री रखा था। पहला शब्द रखा था वी द पीपल। डेमोक्रेसी हमसे आती है, हमें सवाल पूछना चाहिए। डेमोक्रेसी किसी की मोहताज नहीं होनी चाहिए। वो लोग जो चुनकर आते, चाहे वो कांग्रेस के हो या बीजेपी, वो हमारे मोहताज होने चाहिए। हम किसी के मोहताज नहीं होने चाहिए, तब जाके सही मायने में ये डेमोक्रेसी होगी सर। ये क्वेश्चन आपने ही उठाया था कि जो प्रशासन जो होता है सरकार के अंडर में होता है,
वो उससे चाहे जैसा काम करा ले, इसलिए मैंने ये कहा था। ये जो डेमोक्रेसी और प्रशासन में तो फर्क है ना सर। पूनावाला जी, इलेक्शन कमीशन जो है, आपने कहा गवर्नमेंट के अंडर में आता बहुत ही है। व्यापक है और आने वाले वक्त में हम ऐसी उम्मीद करते हैं, और जिस मंच पर आज हम बैठे हैं, अनिरुद्ध जी क्षमा याचना के साथ थोड़ा सा देवाशीष कुछ एक छोटी सी बात कहना चाह रहे हैं। तो सवाल यह है कि जो 5 तारीख को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें एक नया कानून लाने के लिए जो चर्चा चली है, मासूका मानव सुरक्षा कानून, कृपया आप अगर उस पर थोड़ा सा टिप्पणी कर दें तो बेहतर होगा सर। थैंक यू। शुक्रिया देवाशीष जी, आपने मेरा काम थोड़ा आसान कर दिया, क्योंकि मैं अगला सवाल पूछने वाला था। तो सर मैं चाहूँगा कि जो इन्होंने सवाल किया है उसका आप जवाब दें। देखिए 5 जून को कन्हैया, शैला राशिद, जिग्नेश मेवानी, जिन्होंने ऊना का आंदोलन छेड़ा, जिसकी वजह से मोदी जी टीवी पर आकर रोए और कहा कि मुझे मत मारो, मेरे दलितों को मत मारो, मुझे मारो। और हम सब ने कहा भाई कोई किसी को क्यों मारे, डेमोक्रेसी है, आप प्रधानमंत्री हो, क्यों मारे, जो मार रहे उनको आप जेल में डालिए। तो हम ये तीन और मैं 4, हम आकर एक कानून की हम मांग कर रहे हैं। ये कानून का हमने नाम रखा है मासूका, जैसे कि होता है रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, हम कह रहे हैं मासूका हो, मानव सुरक्षा कानून। इसके तहत आजकल जो देश में चल रहा है, कहीं पर देखो, कहीं गाय के नाम पर हत्याएं हो रही है, कहीं कोई रोमियो स्कॉट चल रहे, कोई किसी के घर में चला जाता है, कौन लड़का कौन लड़की के साथ है, प्रशासन चला जाता है, लोग चले जाते हैं, वहाँ लाकर लोगों को मारते। कहीं कुछ और हो रहा है। दिल्ली में एक व्यक्ति नरेंद्र मोदी जी का फ़ैन था, किसी को कहा कि आप पेशाब मत कीजिए रास्ते पर, उसको लिंच किया गया, उसको पब्लिक ने पकड़ते मारा, आप क्यों कहे सड़क पर पेशाब मत कीजिए, तो अच्छी बात कह रहा था। कहीं कुछ और होता है। तो ये जो लिंचिंग का एक चालू हो गया है, जिसके चलते मोदी जी कहते हैं, हमारे 56 इंच के प्रधानमंत्री जी कहते हैं, कभी कभी तो मुझे समझ में नहीं आता, मोदी जी कहते हैं 56 इंच के प्रधानमंत्री है, ये एक्चुअल में 56 इंच के प्रधानमंत्री के रफल लेस के पैकेट है, खोले तो हवा बार। अगर आप हो तो आप क्यों? मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मैं मथुरा हूं, नियो न्यूज़ की एक पहल, नियो न्यूज़ की एक सोच, जिसे साकार रूप देने के प्रयास में हम सभी जुटे हुए हैं। और उसी प्रयास का नतीजा है कि इस मंच पर इस समय हमारे साथ मौजूद हैं इस समय बहुत से मुद्दों को लेकर के सुर्खियों में रहने वाले तहसीन पूनावाला साहब। तहसीन पूनावाला साहब से बात कर रहे हैं इंडिया वॉइस न्यूज़ चैनल के CEO और एडिटर इन चीफ और इस देश के जाने माने पत्रकार अनिरुद्ध सिंह साहब। जी अनिरुद्ध भाई। तहसीन पूनावाला साहब, आपसे एक राजनीतिक सवाल करूंगा यहाँ पर। अभी आपने मध्य प्रदेश का जिक्र किया, किसानों की बात आपने की, कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया, आंदोलन कर रही है, तमाम बातें हो रही हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल जनता के सामने ये खड़ा हुआ है कि जब भी ऐसे मुद्दे आते हैं जहाँ संघर्ष की स्थिति बनती है, तो आपकी पार्टी के नेता और उपाध्यक्ष राहुल गांधी जी विदेश चले जाते हैं और एक काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। इस बार भी वो विदेश चले गए, ऐसा क्यों होता है? क्या जवाब देंगे आप इसका? देखिए, सबसे पहली बात तो आपके सवाल का मैं शुक्रगुजार हूँ, आपने ये सवाल पूछा अनिरुद्ध भाई। लेकिन 2 चीज़ है। सवाल सबसे पहले मध्य प्रदेश सरकार से पूछना चाहिए, जिन्होंने आंकड़े दिए 200% एग्रीकल्चर में ग्रोथ हुआ, 200% हुआ, तो किसान आंदोलन क्यों कर रहे हैं? आंदोलन कर रहे तो हम उन पर गोली क्यों चला रहे? ये सवाल का सरकार जवाब नहीं देती। मुद्दा क्या बनता है? राहुल गांधी जी की दरगाह। राहुल गांधी जी ने इस मुद्दे को हाईलाइट किया, वो वहाँ गए, मुद्दा हाईलाइट हुआ, 144 लगा दिया गया, उन्हें मिलने नहीं दिया किसानों से। सहारनपुर भी वो आना चाहते थे, ये धाराएं लगा दी। तो सरकार उनसे डरती क्यों है? और अगर सरकार इनसे डरती है तो कहाँ जाते, उससे सरकार को क्या फ़र्क पड़ता है? तो सरकार पहले ये तय कर दे कि यार राहुल गांधी से डरती है नहीं, डरती नहीं तो 144 क्यों लगाती है? दूसरी चीज़, राहुल गांधी जी के जाने के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया जाने की कोशिश की, वहाँ पर 144 लगा दिए, उनको अरेस्ट कर दिए। सीएम के तो किसी ने सीएम को अरेस्ट नहीं किया, कोई 144 लागू नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है वो भटक गया हो, या लोग उनका नेतृत्व मानने के लिए तैयार नहीं है, या नेतृत्व दे नहीं पा रहे हैं? मैं तीनों चीज़ से सहमत नहीं हूँ। अगर कांग्रेस राहुल गांधी के बताए रास्ते पर पूरी तरह से चले, पूरी तरह से, कांग्रेस आज भी सत्ता में आ सकती है। दुर्भाग्य की बात यह है, कांग्रेस पूरी तरह से राहुल गांधी की बताया मार्ग पे नहीं चलते। राहुल गांधी का बताया मार्ग है महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू का बताया हुआ। क्या उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए कांग्रेस का? एज अ पॉलिटिकल ट्रेंड वॉचर, एज अ राजनीतिक विश्लेषक, मैं ये सोचता हूँ जल्द से जल्द उन्हें ये जिम्मेदारी दे देनी चाहिए, ताकि कांग्रेस आगे बढ़ सके। उन्हें ये अधिकार होना चाहिए कि वो अपनी टीम चूज करे, किसी भी आदमी को। और ये मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ। जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, राजनाथ सिंह जी को निकाल दिया, अमित शाह को बनाया, अमित शाह को फ्री हैंड दिया अपनी टीम, अमित शाह जी को फ्री हैंड दिया अपनी टीम चूज करने का। तो अगर आप किसी पर जिम्मेदारी डालते हो तो
उसको वो पावर्स भी देना चाहिए, आप उसे कर्टेल नहीं कर सकते। तो अगर आप जिम्मेदारी देते हो तो आप पूरी तरह से पावर दी या आप मत दीजिए, ये जो दो नाव में आप सवार नहीं हो सकते। यानी कहीं ना कहीं आपके जो जवाब हैं उससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के अंदर ही और ख़ास तौर पर गांधी परिवार के अंदर कसमकस है कि क्या होना चाहिए। अगर आप जैसे जुड़े हुए शख्स जो कि गांधी परिवार के नज़दीक हैं और अगर ऐसा मानते हैं तो फिर ये डिसीजन क्यों नहीं हो पा रहे हैं? गांधी परिवार में क्या हो रहा है वो मुझे नहीं पता कि अंदर क्या चल रही है बातें, लेकिन जहाँ तक कांग्रेस की राय और मैं बाहर से देखता हूँ इस चीज़ को, मैं ये ज़रूर आपको बता सकता हूँ सर कि कांग्रेस के कार्यकर्ता चाहते हैं, कांग्रेस के लीडर्स चाहते हैं कि राहुल गांधी जी जल्द से जल्द अध्यक्ष बने। अब वो अध्यक्ष बने, उन्हें ये अधिकार हो अपनी टीम चूज़ करने का और उसके बाद उन पर टिप्पणी होनी चाहिए। ठीक उसी तरह जैसे अमित शाह जी को फ्री हैंड पूछना चाहूँगा कि आखिर आप जैसे सोशल मीडिया में बहुत आप एक्टिव हैं और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो आप उसके एक नया युवा चेहरे उसके हो सकते हैं, आखिर राहुल गांधी की छवि नेगेटिव कैसे होती जा रही है? एक फेलियर लीडर के रूप में कैसे उनकी छवि बनती जा रही है? इसका दोषी आप किसको मानते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा सर आपने। तो हिटलर के ज़माने में उनका एक वो होता था, उनका एक प्रोपेगेंडिस्ट हुआ करता था, एक आदमी होता था जो उनका पब्लिसिटी करता था, और उसने एक बात कही थी एक पार्टी में, उसने कहा था एक झूठ को आप 1000 बार दोहराओ सच बन जाता है। तो जो राहुल गांधी के प्रति जो सोशल मीडिया में चालू, और मैं इस बात को पूरी तरह से स्वीकार करता हूँ, कांग्रेस सोशल मीडिया में बहुत पीछे थी। जिस तरह से सोशल मीडिया का प्रयोग मोदी जी और बीजेपी ने 2010 से किया, अन्ना आंदोलन के समय से, और जिस तरह से उन्होंने राहुल गांधी को ब्रांड किया, वो एक परसेप्शन इश्यू हो गया। और मैं इस बात को मानता हूँ, पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन। वरना आप सोचिए, दो लोग हैं, एक व्यक्ति है जो अपने किसी भी कमिटमेंट को नहीं निभाता, यहाँ तक कि कंट्रोवर्शियल है, वो जब तक सुप्रीम कोर्ट मैंडेट नहीं करता ये नहीं बताता कि उसकी शादी हो गई है। वो एक फिट आदमी नहीं है, फिट आदमी फिट फिजिकली, लेकिन फोटोशॉप से 56 इंच की छाती अपने आप को दिखाता है। वो आदमी इतना उस लेवल तक पढ़ा नहीं, खुद ही कहते कि उस लेवल तक पढ़े लिखे नहीं। उनके डिग्री पे आज प्रश्न उठे कोर्ट के अंदर, CIC इस बात को दबा गई उनकी डिग्री के प्रश्न को। ये सारी चीज़ें, और उस पर 2002 के दंगे का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट का आरोप है। दूसरी तरफ एक युवा है, दिखने में अच्छा है, एक्चुअली एजुकेटेड है, डिग्री पे कोई सवाल नहीं है, एक्चुअली एक फिट इंसान है, कोई गड़बड़ नहीं की, कोई खून उसके हाथ में नहीं, लेकिन सोशल मीडिया में छवि राहुल गांधी की खराब है। तो राहुल गांधी ऐसा काम क्यों करते हैं कि जनता के सामने अपना फटा हुआ कुर्ता या कुर्ते की फटी हुई जेब दिखाते हैं? आखिर क्या कोई शख्स विश्वास कर सकता है कि राहुल गांधी की कुर्ते की जेब फटी हुई हो सकती है? आखिर ऐसे काम करते क्यों हैं वो? ये काम मोदी जी क्यों करते कि लोगों के सामने रोने लगते? आखिर कोई विश्वास कर सकता है? लेकिन जनता उनके रोने को स्वीकार कर लेती है। आई एम रियली इम्प्रेस्ड द वे यू टॉक। और जब कांग्रेस से कोई इतनी अच्छी शख्सियत सामने आती है तो हमेशा यही सवाल आता है कि जब से हमने होश संभाला है अर्ली 80s से, कांग्रेस में एक भी लर्नेड आदमी नहीं है कि परिवार से बाहर आकर वो किसी और के हाथ में कमान दे दे। क्या नेहरू जी के बाद इंदिरा जी आई रियली रिस्पेक्ट एज अ प्राइम मिनिस्टर। इंडिया ने बहुत तरक्की की उनके टाइम पे, जितना हमने पढ़ा। नेगेटिविटी और सब बातें एक तरफ। इंदिरा गांधी के बाद राजीव जी, who was a tremendously good personality but was not meant for politics, सबको मालूम है। राजीव जी के बाद सोनिया जी, सबको पता है, कहने को मनमोहन जी पर रिमोट सोनिया जी के हाथ में। अब आप लोग राहुल जी की इतनी कमियां छुपाते हैं कि ऐसा लगने लगा है आप जैसे इंटेलिजेंट विजिलेंट लोग, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोग, और जितनों से मैं मिली हूँ, सलमान खुर्शीद जी, और बहुत ही इंटेलेक्चुअल लोग हैं आपकी कांग्रेस में, क्यों आप लोग ये गांधी परिवार राहुल जी और सीनियर्स भी इतने सैल्यूट ठोकते हैं? ऐसी क्या मजबूरी है? मैम बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, तो मैं आपको बता दूं, थैंक यू वेरी मच आपके सवाल के लिए। और आपने सही कहा सर, मथुरा की धरती कुछ ऐसी है कि मन करता है कि यहीं रह जाए। अब तो हमारा मन ही नहीं करता है कि रात को चले जाए, यहीं पर रुक जाए रात भर। नहीं, आपने सवाल बहुत अच्छा पूछा। देखिए मैं आपको बता दूँ, जब सोनिया जी अध्यक्ष बनी, एक तो गांधी परिवार का राजीव जी के बाद कोई प्रधानमंत्री नहीं बना, उसको 27 ईयर्स हो गए उस बात को, 25-27। 91 में राजीव जी असैसिनेट हुए। 89 सो कॉल्ड नहीं बना। नहीं, मैं आपका जब सवाल समझ गया, NEC के मैं जवाब देता हूँ, मैं वो सवाल समझ गया। तो प्रधानमंत्री राजीव जी के बाद कोई नहीं बना, तो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर कोई नहीं बैठे। और मैं ये बात व्यक्तिगत तौर से जानता हूँ कि अगर राहुल गांधी चाहते थे 2009 में या 2010 में, 2011 में, वो कभी भी प्रधानमंत्री बन सकते थे, वो नहीं बने। दूसरा सवाल था आपका अध्यक्षता का।
सोनिया गांधी के खिलाफ जितेंद्र प्रसादा के पिताजी उन्होंने चुनाव लड़ा। कांग्रेस मात्र एक पार्टी है जहाँ पर इलेक्शन होता है। ये इलेक्शन कमीशन के अपॉइंटेड रिप्रेजेंटेटिव्स करा रहे हैं। अभी इस वक्त नवंबर में हो रहा है इलेक्शन, 1 साल डिलेड है, नवंबर में हो रहा है। तो कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन में, मैं सेक्शन भूल रहा हूँ, वकील साहब याद दिला देंगे, लेकिन कांग्रेस कॉन्स्टिट्यूशन में मैंडेटेड है प्रेसिडेंट इलेक्ट हो। भाजपा में या किसी भी आप दल में देख लीजिए, राजनाथ सिंह जी हम सब जानते हैं क्योंकि आपके उत्तर प्रदेश के वो अध्यक्ष थे भाजपा के। वो होम मिनिस्टर नहीं बनना चाहते थे, वो अध्यक्ष ही रहना चाहते थे। क्या चॉइस थी? आरएसएस ने हुक्म दिया, उनको जाना पड़ा, अमित शाह बन गए अध्यक्ष। कौन सा चुनाव, कौन सा इलेक्शन हुआ, कौन सा अमित शाह इलेक्शन जीत कर आते? सोनिया गांधी जी इलेक्शन जीत कर आती है। अगर राहुल गांधी जी अध्यक्ष बने, जो हम चाहते, उनको भी इलेक्शन जीतना होगा। कोई उनको कुर्सी नहीं दे रहा है और किसी का भी अधिकार है उनके खिलाफ इलेक्शन लड़े। तीसरा सवाल, राहुल गांधी क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं जैसे एनएसयूआई यूथ कांग्रेस को उन्होंने डेमोक्रेटाइज करा, जैसे गरीब लड़का आज एनएसयूआई यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बन सकते, वो चाहते पार्टी में भी हर पोस्ट के लिए इलेक्शंस हो। तो इसे अगर आप डेमोक्रेसी, जमहूरियत, लोकतंत्र नहीं कहेंगे, ये अपॉइंटमेंट का सिस्टम ये बंद करना चाहते, इसीलिए इलेक्शंस 1 साल डिले हुए। अब ये रोड मैप बन गया है। आपका आखिरी सवाल था, सोनिया गांधी जी ने सरकार चलाई, मनमोहन सिंह जी रिमोट थे, ठीक है। सोनिया गांधी जी इलेक्शन जीत कर आती है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ, मोहन भागवत कौन सा इलेक्शन जीत कर आता है? और कहीं अपनी लाइफ में इलेक्शन लड़े है? वो नागपुर में बैठ के सरकार चलाते, प्रधानमंत्री जी जाते। सोनिया गांधी जी के समय मैं खुद देखा, प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाता था। सोनिया गांधी खड़ी होती थी जब पॉलिटिकल मीटिंग हो, प्रधानमंत्री जी बैठे थे, प्रधानमंत्री जी जाते, मोहन भागवत को प्रेजेंटेशन देते। आज गोवा में एक कार्यक्रम चल रहा है, अभी गोवा में कार्यक्रम चल रहा है, वर्ल्ड हिंदू फेडरेशन का कार्यक्रम चल रहा है। वहां पर कहते संविधान से ऊपर धर्म है और धर्म के अंदर संविधान जो कहेगा उसके विपरीत जाएंगे। मोदी जी को हुक्म देते, कोई एक्शन नहीं होता। वो संस्थाएं आज इस कार्यक्रम में भाग ले रही है जो बैंड है। वो संस्थाएं इस कार्यक्रम में आज भाग ले रही है जिन्होंने दाभोलकर का मर्डर किया है। वो संस्थाएं कह रही है आपको कौन से कपड़े पहनने चाहिए, आप महिला है, वो डिसाइड कर रहे हैं। जी सॉरी टू इंटरप्ट यू। ये लोगों को किसने अधिकार दिया? मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, एक सेकंड मैं आपसे पूछता हूं। एक आरएसएस के, मैं इनको गाड़ी में बता रहा था, 1 मिनट में मेरी बात सुन लीजिए। एक आरएसएस के व्यक्ति मुझे मिले, मैं उनसे कहा रोज 4 बजे आप जाते किधर हो साहब, डंडा लेकर? कहे हम रोज 4 बजे व्यायाम करने जाते हैं, कुश्ती करने जाते हैं। हमने कहा बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्यों कर दें? कहे बड़ा खतरा है हिंदुस्तान को। हमने कहा किससे खतरा है? कहा पाकिस्तान से। हमने कहा पाकिस्तान से खतरा है, क्यों, क्या हो गया? कहा उनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। न्यूक्लियर बॉम्ब है तो आप डंडा से क्या करोगे? हमने उनसे सवाल पूछा, कोई सवाल का जवाब नहीं। फिर हमने उनसे पूछा तो आप ये आधी चड्डी पहनकर क्यों जाते हो? कहते बड़ा कंफर्टेबल है। तहसीन भाई, अब तो फुल पैंट हो गया। हमने कहा बड़ा कंफर्टेबल है आधी चड्डी पहनते, एक्सरसाइज करना। बोला हाँ। तो हमने कहा लड़की अगर छोटे कपड़े पहने इसमें आपको क्या दिक्कत है? देखिए ये कौन होते हैं नागपुर में बैठ के तय करें लड़की क्या पहने, लड़की किससे प्यार करे, आदमी किससे प्यार करे? ये क्या संविधान इनको अधिकार देता है? लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो अनुपमा जी का मेरा था, सवाल अभी भी रहेगा, क्या गांधी परिवार के बाहर कोई भी इतना नेतृत्व नहीं है, व्यक्तित्व नहीं है जो नेतृत्व संभाल सके? क्योंकि मैं आपको एक जनता के रूप में बता रही हूँ, जनता को क्लियरली ये मैसेज है, एक होता है डर और एक होता है लिहाज, कि जितने कांग्रेस के लर्नेड या इंटेलिजेंट या आगे आने लायक लोग हैं उन्हें गांधी परिवार का लिहाज नहीं है, डर है। ये इमेज लोगों से जब तक नहीं टूटेगी आपके राहुल जी कुछ नहीं कर सकते। क्या आपके उत्तर प्रदेश के धरती के लोग डरते हैं किसी से? ये तो ऐतिहासिक धरती है। यहीं से तो प्रसादा साहब लड़े थे सोनिया जी के खिलाफ, यहीं के उत्तर प्रदेश के थे वो लड़े थे सोनिया जी के खिलाफ। और आज भी हम कह रहे हैं राहुल जी इलेक्शन के माध्यम से आएंगे और जिसे उन्हें चुनौती देनी है, फील्ड ओपन है, वो आए चुनौती दे। अब ये तो हम लोगों को फोर्स नहीं कर सकते ना वो किसे वोट करे, लेकिन कांग्रेस में ये पूरा अधिकार है कि आप राहुल गांधी को भी चैलेंज कर सकते। क्या ये अधिकार है किसी को कि मोहन भागवत को चैलेंज करे, अमित शाह को चैलेंज करे? क्या ये अधिकार है? कहां पर? आप ये अधिकार मुझे बता दीजिए। उनके संविधान में नहीं है। डेमोक्रेसी, लोकतंत्र ना आरएसएस में है न बीजेपी में। ये लोकतंत्र का इस्तेमाल करते पावर में आने के लिए, लोकतंत्र को ये निभाते नहीं है ये लोग। तहसीन पूनावाला जी, एक सवाल मारुति पांडे जी करना चाह रहे हैं हमारे चैनल एंड इंडिया वॉइस न्यूज चैनल की। जी नमस्कार। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। मैं आपसे सिर्फ 2 सवाल करना चाहता हूं और वो जो आपने अभी इंटरव्यू के दौरान जो बातें कही उसी से कंसर्न है दोनों बातें।
एक सवाल के जवाब में आपने कहा कि जो कांग्रेस के अंदर की जो लीडरशिप है या जो नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो राहुल गांधी के दिखाए हुए मार्ग पे चलना नहीं चाहते। एक बात आपने ये कही। फिर आपने दूसरी बात कही कि जो अंदर नेता हैं वो ये भी चाहते हैं कि राहुल गांधी सोनिया जी के बाद या सोनिया जी के रहते ही पार्टी के अध्यक्ष भी बन जाए। तो जब इतना कॉन्ट्राडिक्शन है पार्टी के अंदर कि जो चलना भी नहीं चाहते, फिर उनको अध्यक्ष भी बनाना चाहते हैं, तो एक पार्टी रिवाइव कैसे करेगी? और एक वो नेता जिसको सब अध्यक्ष बनाना चाहते हैं, वो स्वीकार्य कैसे होगा? उसकी लीडरशिप कैसे स्वीकार्य होगी? बहुत अच्छा सवाल पूछा सर, लेकिन आपने अगर मेरी बात गौर से सुने होते तो मैंने कहा अगर ये राहुल गांधी जी की बात पर चले तो। मैंने ये कभी नहीं कहा नहीं चलना चाहते। अब कुछ मजबूरी होगी, नहीं चल रहे, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो गए तो ये सर्कमस्टेंसेस बनते हैं। लेकिन अगर आप राहुल गांधी के बताए मार्ग पर चले, वो महात्मा गांधी और नेहरू का मार्ग है, कांग्रेस सत्ता में 100% आएगी। दूसरा जो आपका सवाल है, जो आपने कहा कि लोग चाहते हैं राहुल गांधी बने, ये मेरी व्यक्तिगत राय, जिनसे मैं मिलता हूँ, जिन लोगों से मैं संपर्क में हूँ, वो चाहते हैं। चाहे कल इलेक्शन हो, कोई और चाहे कि वो इलेक्शन के लिए लड़े, तो कांग्रेस में डेमोक्रेसी मैं झूठ नहीं कहूँगा आपके मंच पे, मथुरा के पवित्र धरती पे हूँ, दूसरे पार्टी के मुकाबले कांग्रेस में डेमोक्रेसी कहीं ज़्यादा है। कांग्रेस में दूसरों पार्टी के मुकाबले कहीं ज्यादा डेमोक्रेसी। मैंने देखा है राहुल गांधी का फंक्शन। देश में तो डेमोक्रेसी के बाद इमरजेंसी भी लगाई थी ना सी कांग्रेस पार्टी ने। बिल्कुल लगाई थी और उसका खामियाबी कांग्रेस को भुगतना पड़ा और आज तक भुगत रही है कांग्रेस। लेकिन यही कांग्रेस है जिसने संविधान दिया, यही कांग्रेस है जिसने आरटीआई जैसे नियम दिए। और आज जो देश में अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी मोदी जी ने लगा दी है, जो एक इंसान दूसरे इंसान का कत्ल करता है, जो ये अधिकार देता है, आपके उत्तर प्रदेश में किसी के बेडरूम में आप चले जाओ, इसके बारे में कल कुछ लड़कों ने आदित्य योगी जी को काला झंडा दिखाया, आज तक उनको बेल नहीं मिली है। ये तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है। जो सीबीआई की रेड हुई एक न्यूज चैनल पर, किस चीज पर? निजी कंप्लेंट पर। कुछ और लोग भी सवाल करना चाह रहे हैं पीछे। मथुरा में 2 जून को पूरे देश में हुआ, यहाँ के मुकुल द्विवेदी एसपी थे और एक संतोष यादव, उनको मारा गया। और उसी दिन में इसी बार पहली बरसी पर मैं हवन करने पहुंच गया वहां, और मैं वहां उनको श्रद्धांजलि दे रहा था और मुझे गिरफ्तार किया गया। ये कैसी डिप्लोमेसी है? ये कैसे प्रजातंत्र है? अपनी बात नहीं कह सकता है? क्या मैं आंदोलन कर रहा था वहां? क्या मैं योगी जी को कुछ कह रहा था या कि डीएम को कह रहा था? ये अपनी कमी को छुपाने के लिए हम लोगों को गिरफ्तार किया। साहब, अगर आप आंदोलन भी करें, आप योगी जी को भी कुछ कहे, आप नरेंद्र मोदी जी को भी कुछ कहे, संविधान आपको ये अधिकार देता है, कोई किसी का अधिकार नहीं। लेकिन ये आप तो किस्मत वाले, आपको सिर्फ अरेस्ट किया, ये नहीं कहा पाकिस्तान चले जाओ। ये तो जितना पाकिस्तान का टूरिज्म बढ़ा रहे मोदी जी, वो तो किसी को समझता नहीं। और पाकिस्तान कौन गया? एक मोदी जी गए बिना वीजा के, बिना बुलाए, बेगानी शादी में मोदी दीवाना। किसने बुलाया वहां बर्थडे केक काटने को? मोदी जी के। और दूसरों को आप कहते हो क्या पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान चले जाओ। तहसीन भाई, एक सवाल है हमारे अभी साथी इंडिया वॉइस के जो साथी ने सवाल किया था, उसी से कोरिलेट कर देता हूँ, हालांकि ताराचंद जी ने अपनी बात की थी। एक सवाल ये है कि कई बार ऐसा महसूस होता है, कई बार ऐसी सर्कमस्टेंसेस हम लोगों के सामने आए हैं, कहीं ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की वजह से प्रियंका गांधी फेड होती हैं। जब कभी भी ऐसे बहुत सारी डिमांड आती है या जब कभी भी ऐसे समीकरण बनते हैं कि अब प्रियंका आएंगी, कांग्रेस को आगे ले जाएंगी, उनमें इंदिरा की छवि को कांग्रेस कैश करेगी, लेकिन फिर लगता है कि अगर ऐसा हो गया तो राहुल गांधी जी का तो कैरियर तबाह हो जाएगा। देखिए, मैंने इस पर एक लेख भी लिखा है और मैं इसका जवाब थोड़ा सा, अगर आप मुझे समय दे दें, मैं 1-1.5 मिनट में इसका जवाब दे दूँ। एक तो प्रियंका जी ने ये हमेशा कहा है और कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल स्टैंड है और राहुल गांधी का ही स्टैंड है। राहुल गांधी ने कहा जब भी प्रियंका गांधी जी आना चाहती है राजनीति में, शी इज़ वेलकम। वो चाहते हैं कि वो आए, लेकिन ये फैसला उनका निजी फैसला है। जब भी प्रियंका जी आएगी, मैं ये मानता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के लिए एसेट होगी। दूसरी बात, आप कहते हो कि अगर प्रियंका जी आएगी, क्या राहुल जी फेड आउट हो जाएंगे? इसके कंपैरिजन में आपको कहूँगा, जहाँ पर भी आपने कहीं एक सक्सेसफुल टीम देखी है, चाहे वो वाजपेयी जी और अडवाणी जी हो, चाहे वो मोदी जी और अमित शाह जी हो, चाहे वो नेहरू और वल्लभ भाई पटेल जी हो, मोदी जी झूठ बोलते पटेल जी के बारे में, लेकिन नेहरू और पटेल हो, चाहे वो गांधी और नेहरू हो, आप दुनिया भर में, चाहे मार्टिन लूथर किंग हो, हिटलर के गॉस्पेल हो, आप कहीं पर, मैं अच्छा बुरा नहीं कह रहा हूँ, जहाँ पर भी आदमी सक्सेसफुल होता, टीम होती है। और मैं हमेशा कहता हूँ, मैं एक उदाहरण देता हूँ, इंग्लैंड में जब लेबर पार्टी कंटिन्यूसली 16 इलेक्शन हार गई थी, 2 टोनी थे, एक टोनी ब्लेयर और मैं दूसरा टोनी का नाम, 2 टोनी आए, उन्होंने लेबर पार्टी को रिवाइव कर दिया और उसके बाद 3 चुनाव इंग्लैंड में लेबर पार्टी जीती। तो कहीं पर भी अगर कोई साथी जुड़ता है तो दुनिया भर का इतिहास है कि राजनीति में 2 और 2
2 और 2 4 नहीं, 2 और 2 22 होते तो प्रियंका जी के आने से राहुल जी के हाथ मजबूत ही हो गए, कभी कमजोर नहीं हो गए। ये मेरा तो अंदर की बात बता दीजिए, क्यों नहीं आ रही हैं फिर वो, आ क्यों नहीं रही हैं? ये सवाल आप तो बहुत नजदीक। नहीं साहब, मैं उनसे सवाल नहीं कभी पूछा और ना ही, और जब आपको कभी मौका मिला आप पूछते, मुझे भी जवाब दे देना। अनूप जी, मेरा भी एक प्रश्न है पुणे वाले के लिए। जय श्री कृष्ण सर जी। जय श्री कृष्ण सर। सर आपने भी आपने भी इसी मिट्टी में रह के जन्म लिया है और इसी देश का अन्न पानी खाया है, मैं भी खाता हूँ। इसी देश की जलवायु हम और आप दोनों ग्रहण करते हैं। आप कांग्रेस पार्टी के हैं सर, मेरा आपसे ये प्रश्न है कि हमारी इस भारत माता को, आप स्कूल गए होंगे, छोटे होंगे, आपने रैली निकाली होंगी, प्रभात फेरी, उसमें नारा लगता है अन्न यहाँ का, हम कहते हमने गाया, वस्त्र यहाँ के, हम कहते हमने पहने, फिर लगाते हैं इस देश की रक्षा कौन करेगा, हम कहते हम करेंगे। और उसी भारत माता के लिए JNU में नारे लगते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उसका समर्थन करने के लिए आपके नेता वहाँ जाते हैं। दूसरा प्रश्न मेरा आपसे ये है सर कि भारत माता की रक्षा के लिए हमारी सेना जो अपनी जान हथेली पे लेके वहाँ रहती है और अपने जान न्यौछावर करने के लिए हमेशा वहाँ तत्पर रहती है, उसको तो आपके नेता सड़क छाप गुंडा कह करके बुलाते हैं, और जो हमारी भारत माता को लहूलुहान करके चले जाते हैं उनके नेता, आपके नेता उन आतंकवादियों को जी लगा करके और पता नहीं क्या क्या सम्मानित शब्दों से उनको संबोधित करते हैं। तो मैं, राहुल गांधी जैसे कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी एक संगठन नहीं सोच है, तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि ये सोच क्या है? आपने अभी एक जी बढ़ाइए अनिरुद्ध भाई, आपने अभी एक आप बढ़ा दीजिए, सवाल कंटिन्यू करवा दीजिए। बहुत अच्छा सवाल, समझ में आ गया। मेरा प्रश्न आप पूरा सुन लीजिए। मेरा प्रश्न आप पूरा सुन लीजिए। अर्थ आ गया, बैठ जाइए, हो गया काफी समय, आपका अर्थ आ चुका है अनिरुद्ध भाई। आप क्या पाकिस्तान को खुश करने के लिए, ठीक है, आ गया आपका आशय, आ गया भैया, आ गया। आपके नेताओं को ये मिलती है कि आप ऐसा कहिए। बैठिए प्लीज। इतना अच्छा सवाल पूछा आपने, बहुत अच्छा सवाल पूछा साहब, दिल खुश हो गया। ऐसे सवाल हमें और चाहिए और ये पूछने चाहिए। आपने सेनाओं की बात की, उनके बहादुरी की बात की। तेज बहादुर नाम का एक सिपाही था, वीडियो बनाया, खाने का एक्सपोजर किया, क्यों उसको सस्पेंड किया आपकी सरकार ने? मैं उसको मिलकर आया हूँ। कौन सी आपकी सरकार? प्लीज मैंने आपको नहीं टोका, आप मेरी बात को रोकिए। मैं तेज बहादुर को मिलकर आ रहा हूँ। उसने वीडियो पे वो भी बॉर्डर पे था, ठंड में था, ठंड में कांप रहा था। देखिए साहब, जमहूरियत का ये होता है कि आप दूसरों को बोलने दें। मैंने आपका आदर किया, आप मेरा आदर करें। अगर मैं कहीं गलत बोलता हूं आप मुझे टोकिए, पर मेरा हो जाने के बाद। लेकिन आप मुझे टोकिए ना सर, मुझे बोलने दीजिए, इतना तो आप मेरा सम्मान करेंगे साहब। ये कौन सी बात हो गई? कंटिन्यू करिए तहसीन भाई, ठीक है साहब। तेज बहादुर को मैं मिलकर आया हूं, ना आपके वजीर आजम मिले, ना आपके प्रधानमंत्री मिले, ना आपके अमित शाह जी मिले, ना आपके योगी आदित्यनाथ मिले। ये कौन सी भारत माता की सेवा हुई? उस आदमी, वो बॉर्डर पे था आदमी, ठंड में था, -14 डिग्रीज में था, उसने खाने को एक्सपोजर किया, आपने उसको सस्पेंड कर दिया। दूसरी चीज, अब मैं जवाब देता हूं, सुन लीजिए, कठोर लगेगा आपको, सच कड़वा होता है, सुनिए साहब। मसूद अजहर को फर्स्ट क्लास, जसवंत सिंह बिजनेस क्लास में अफगानिस्तान कौन छोड़कर आया? ये कांग्रेस की सरकार थी कि आपकी 56 इंच वाली मोदी जी की, अडवाणी जी वाली की सरकार थी जो मसूद अजहर को छोड़ के, जिसके बाद उसने पार्लियामेंट पे हमला किया? पार्लियामेंट पे हमला करने वाले अफजल गुरु को फांसी पे किसने समझाया? वो कांग्रेस की सरकार थी या आपकी सरकार थी? बिन बुलाए नवाज शरीफ के बर्थडे पार्टी में कौन गया? कांग्रेस गया या बिरयानी और केक खाने मोदी जी गए? आप इसका जवाब दीजिए। अब मैं आपको आंकड़े देता हूं, डेटा से आप मेरा जवाब दीजिए। पिछले 3 साल में जितनी हत्याएं बॉर्डर पे हुई है उतनी आज तक हिंदुस्तान के इतिहास में नहीं हुई है। ये आंकड़े पार्लियामेंट्री कमेटी ऑफ डिफेंस को दी गई है। आंकड़ों को किस तरह से तोड़ मरोड़ते? क्योंकि ये बीएसएफ के आंकड़े अलग दिखाते हैं, क्योंकि वो होम मिनिस्ट्री में जाती है, और आर्मी के अलग दिखाते हैं। आप दोनों आंकड़े को जोड़ो, पाकिस्तान बॉर्डर, मैं बांग्लादेश चाइना बॉर्डर नहीं कह रहा हूं, पाकिस्तान बॉर्डर पे जितने 3 साल में मृत्यु हुई है उसके पहले कभी नहीं हुई थी। दूसरी सवाल का मैं जवाब देता हूं आपको, क्यों हो रही है? 2011 में मैं श्रीनगर गया था अपने परिवार के साथ। 2012 में मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने अपनी फिल्म की शूटिंग की श्रीनगर में। नॉर्मल हो गया था सिचुएशन। किसने पोलराइज किया? ये भी राहुल गांधी की गलती है, ये भी कांग्रेस की गलती है। केंद्र में आपकी सरकार है, जम्मू कश्मीर में आपकी सरकार है, क्यों आप सिचुएशन को काबू में नहीं रखते?
जहां तक आपने संदीप दीक्षित के कमेंट के बारे में बात किया, मैं उस पर बोलने वाला कौन, उस पर खुद राहुल गांधी ने कहा ऐसे सवाल नहीं उठने चाहिए। लेकिन जो अमित शाह ने महात्मा गांधी को चतुर बनिया क्या, उसको आपने कुछ कहा? राहुल गांधी ने खंडन किया उसका। आप कीजिए अमित शाह का खंडन और कहिए महात्मा गांधी चतुर बनिया नहीं था। आप लेकिन एक सवाल जो उनका था, तहसीन जी, आपको मैं आंकड़े से बताता हूं। जेएनयू वाले सवाल का जवाब दीजिए। उन्होंने कहा कि जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे और आपके नेता वहां मिलने गए। तो मिल रहा है, जवाब मिल रहा है। आपके सवाल को मैंने पूछ लिया। मोदी राज और योगी राज में हो कैसा गया है, मैं आपको बताऊं। सवाल भी मैं पूछूंगा, जवाब भी मेरे अनुसार नहीं। आप उनका जवाब नहीं जेएनयू तो जेएनयू का सवाल, जेएनयू का एक सवाल उनका रह गया है। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगे और आपके नेता वहां पर उन लोगों से मिलने गए जिन्होंने नारे लगाए। मैंने आंकड़े के साथ पहले जेएनयू का है, मेरी रिपोर्ट नहीं है, फोरेंसिक CIFL की रिपोर्ट है, हैदराबाद की लैब जहां पे सीबीआई जांच के लिए भेजती। वो जो नारे लगाए गए थे वो उन स्टूडेंट्स ने नहीं लगाए थे, 2 टीवी चैनल ने उसे मैनिपुलेट किया था। ये CIFL की रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को माननीय हाई कोर्ट ने अपने जजमेंट में कन्हैया और उनको बेल देते समय कोट किया है। मैं गलत बोल सकता हूं, अगर आप माननीय हाई कोर्ट पर टिप्पणी करना चाहते हैं सर, ये आपका अधिकार है, आप कीजिए, मैं उस पर नहीं कर रहा हूं। आप जजमेंट पढ़ लीजिए, CIFL की रिपोर्ट पढ़िए। CIFL की रिपोर्ट मोदी सरकार के नीचे आई। CIFL को फंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। वो टेप्स डॉक्टर थे। और अगर आप कहते हो कि सवाल का जवाब मिल गया। आप कहते हो कि भारत के टुकड़े टुकड़े हो गए, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। तो सज्जाद लोन जो सेपरेटिस्ट था, महबूबा मुफ्ती जो सेपरेटिस्ट आप कहते थे, आप बेटी की सरकार आप कहते थे, उनके साथ आपने कश्मीर में सरकार क्यों बनाई? क्यों सज्जाद लोन को आपने मंत्री बनाया? पहला उसका आप मुझे जवाब दीजिए, फिर आकर आप मुझसे सवाल पूछिए। टेप फोटोशॉप करने से लेके टेप मैनिपुलेशन करने में भारतीय जनता पार्टी ने जो एक्सपर्टी भाई आप कंटिन्यू करके बस आप इसको समापन की तरफ ले जाते हैं। आप प्लीज बताइए। आपके सवाल का जवाब मिल गया और बहुत ही शानदार चर्चा हुई, राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई, राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई, बहुत अच्छा लगा। और मथुरा की धरती पर बैठ करके जिन मुद्दों पर हमने चर्चा की है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। हमारे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हम एक ऐसे मंच पर उपस्थित होकर के चर्चा कर रहे हैं जिस मंच को नियो न्यूज़ चैनल ने तैयार किया है और मौका है उनके 15वें साल में प्रवेश करने के लिए। तो यहाँ पर इस मंच पर बैठ करके मेरी तरफ से नियो न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत ढेर सारी बधाइयाँ, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि ये न्यूज़ चैनल आगे तरक्की करे और नाम रोशन करें यहाँ के लोग और ये न्यूज़ चैनल, और उसमें जो भी मदद जिस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं वो हम लोग करेंगे। हमारी शुभकामनाएं, हमारी दुआएं हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध भाई जी। न्यू न्यूज़ को मेरी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई, मेरे सारे साथियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और यहाँ पर मुझे आपने मौका दिया, मथुरा की पवित्र धरती से मुझे बुलाया। इस धरती में सच्ची कोई ऐसी बात है कि आप इस धरती के हो जाते हो, तो इसके लिए आप सबका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और जय श्री कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया। कैलाश गुप्ता जी को मैं धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए कि उन्होंने मुझे यहाँ पर अवसर दिया, बुलाया। लेकिन इसके अलावा एक बात के लिए मैं और धन्यवाद दूंगा, वो पता नहीं यहाँ पर है या नहीं है। जी है। जब भी मैंने उनको बुलाया, वो मेरा सम्मान बढ़ाने के लिए जहाँ पर भी बुलाया वो पहुँचे, तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने यहाँ पर बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू अनिरुद्ध भाई, थैंक यू भाई। तो इस तरीके से हमारा मैं मथुरा हूँ इस एपिसोड में आज हमारे साथ जुड़े तहसीन पूनावाला। अपने जो इनकी टिप्पणियां हैं उसकी वजह से बहुत सुर्खियों में रहते हैं, सोशल मीडिया में रहने की वजह से बहुत सुर्खियों में रहते हैं। और अब थैंक यू तहसीन भाई। अब रासुका के तर्ज पर मासूका कानून की मांग करते हैं। ये मानव सुरक्षा से संबंधित बात है। ईवीएम को लेकर के जो कुछ भी इन्होंने कहा था उसमें एक खासी चर्चाओं में रहे और आज उस संबंध में शायद सबसे ज़्यादा सवालात भी हुए। गांधी परिवार में जो कुछ चल रहा है उसका जो एक इशारा मिला, संभवतः इस इंटरव्यू के प्रसारण के बाद एक नई बहस शुरू हो सकती है इस देश में, क्योंकि तहसीन पूनावाला जो गांधी परिवार के बहुत नज़दीकी माने जाते हैं, जो सीधे तौर पर कांग्रेस विचारधारा को ही आगे बढ़ाने की दिशा में इस समय सोशल मीडिया पर बहुत बुरी तेजी से एक्टिव हैं, वहाँ पर तहसीन पूनावाला ये कह गए हैं कि अगर कांग्रेस और कांग्रेस के लीडरान राहुल गांधी की मानसिकता से और उनकी मंशा से चलें तो शायद कांग्रेस और आगे जा सकती है। संभवतः उनका ये बयान आगे जाकर के एक नई चर्चा को कांग्रेस के अंदर ही जन्म दे सकता है। और इसके साथ साथ हमने ये कोशिश की कि गांधी परिवार के बेहद नज़दीकी होने की वजह से वो ये बता सके कि प्रियंका गांधी आखिर
कब आगे आएंगी, इस सवाल का जवाब देने की बजाय वो हमसे कह गए कि हमें अगर जवाब मिले तो उनसे उन्हें बताइए। कुल मिलाकर के ये चर्चा जिस पे हमने आज देश के हालात पर कुछ सवाल किए, देश के हालात पर कुछ चर्चा की, उसमें हमारे साथ रहे हमारे खास मेहमान के तौर पर तहसीन पूनावाला और इंडिया वॉइस न्यूज़ चैनल के CEO और एडिटर इन चीफ अनिरुद्ध सिंह साहब। इन दोनों का धन्यवाद। देखते रहिए न्यू न्यूज़ का एक्सक्लूसिव टॉक शो। मैं मथुरा हूँ, नमस्कार। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।